चौथा ऑप्शन था विद्यार्थी से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था मेरे प्यारे मित्रों वो था ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आइए मित्रों। पूछा गया था विकास शुरू होता है कौन सी अवस्था से। तो ये प्रश्न साथियों हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, विकास जो शुरू होता है हमारे शरीर का वो होता है प्रसव पूर्व अवस्था में। किससे साथियों? प्रसव पूर्व अवस्था से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आइए आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये कहलाती है मेरे मित्रों प्राकृतिक बुद्धि। क्या साथियों? प्राकृतिक बुद्धि। तो राइट आंसर आपका था बी वाला। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इस प्रश्न का जो सही आंसर मेरे मित्रों होगा वो हो जाएगा आपका बुद्धि के वितरण। क्या साथियों? बुद्धि के वितरण। तो सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए मित्रों आगे आ जाइए। प्रश्न नंबर 5 पर पूछा गया सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था गहन प्रतियोगिता होती है, दूसरा ऑप्शन था उच्च नैतिक विकास होता है, तीसरा ऑप्शन था समूहों में द्वंद्व होता है और चौथा ऑप्शन था उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो प्रश्न नंबर जो आपका साथियों 5 था, इस प्रश्न का सही आंसर था आपका उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए आ जाइए। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 6 पर आइए। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये क्या कहलाता है? तो मित्रों ये जो कहलाता है वो कहलाता है, 4 ऑप्शन थे आपके सामने। पहला ऑप्शन था अधिगम का शून्य स्थानांतरण, दूसरा ऑप्शन था अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन था अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और चौथा ऑप्शन था अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो आपका साथियों 6 का जो सही आंसर था वो था अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो साथियों ए है वो सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे आपसे पूछा गया था साथियों कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक, बहुत अच्छा प्रश्न था साथियों, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? ये पूछा गया था, बताइए साथियों। चिंतन अनिवार्य रूप से एक पूछा गया था, बताइए साथियों फटाफट। प्रश्न नंबर 7 का आपको आंसर बताना है। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है साथियों? संज्ञात्मक गतिविधि। क्या साथियों? संज्ञात्मक गतिविधि। तो आपका राइट आंसर क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर जो ए था वो आपका सही आंसर था। ठीक है, चलिए साथियों आपको बता दें साथियों प्रश्न नंबर 8 का आंसर ध्यान से नोट करिएगा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं कि एक बाल केंद्र कक्षा में, यानी कि एक बाल मतलब बालकों का जो केंद्र होता है, विद्यालय होता है, उसमें जो कक्षा में बच्चे होते हैं वो सामान्यतः क्या सीखते हैं? ये पूछा गया था। प्रश्न को समझिए उसके बाद आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। तो 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था साथियों व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से। प्रश्न नंबर सी में था व्यक्तित्व रूप से। चौथा ऑप्शन था समूहों में। तो साथियों नोट कर लेना, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे जो सामान्यतः सीखते हैं वो सीखते हैं व्यक्तित्व रूप से। क्या साथियों? व्यक्तित्व रूप से। ठीक है, आ जाइए साथियों प्रश्न नंबर 9 पर आइए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा कि पियाजे के अधिगम के संज्ञात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञात्मक संरचना को संशोधित किया जाता हो वह क्या कहलाती है? बताइए मित्रों। 4 ऑप्शन थे आपके सामने। पहला ऑप्शन था प्रत्यक्षण, संयोजन, समावेशन, स्कीमा। जी,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को नोट कर लेना है, स्कीमा। जी हाँ साथियों, अगर आपने CDP पढ़ी है यानी कि बाल विकास पढ़ा है तो इन प्रश्नों के आंसर आप सेकंडों के अंदर दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CDP जो होता है एक सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ने का नहीं एकदम समझने का सब्जेक्ट है। जी हाँ साथियों, इसको जब तक आप समझेंगे नहीं प्रश्नों के आंसर सही से कर नहीं पाएंगे। तो इसको जब भी आपका माइंड शांत हो तो आपको रिलैक्स माइंड में ये CDP पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है। ठीक है साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बार में जो आपको समझ में नहीं आएगी आपको रिवाइज करना है, बार बार इसी को पढ़ना है, तब ये आपके रट जाएगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे किसको बढ़ावा मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं कि 4 ऑप्शन थे इस प्रश्न के। प्रश्न को समझिएगा, मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि प्रश्न को एक बार और पढ़िएगा। जब भी आप पेपर देते हैं तो समय तो आपके पास कम ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों, 150 प्रश्नों को आपको समय काफ़ी मिलता है, तो प्रश्नों को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिनके जो प्रश्न होते हैं साथियों CDP के बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, बेस्ट छाप छाटना पड़ता है। प्रश्न तो सारे सही होते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है, जो सही होता है, सबसे अच्छा होता है, उसको आपको छांटना पड़ता है। तो इस प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा फिर इसका आंसर कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे किसको बढ़ावा मिलता है। तो सारे मित्रों इसके 4 ऑप्शन थे, पुनर्वलन को, ज्ञान के सह संबंध आंतरण को, व्यक्तिगत भिन्नताओं को, डी या शिक्षार्थी स्वतंत्रता को। तो प्रश्न नंबर जो आपका डी था, सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 10 था, 10वां था, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था आपका ज्ञान के सह संबंध एवं आंतरण। ठीक है, तो नोट करिएगा प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 11 पर आइए मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा। पूछा क्या गया है, नोट करिएगा कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी बहुविध चिंतन से। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट करिएगा प्यारे मित्रों। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा कि अपसारी बहुविध चिंतन। ठीक है, अपसारी बहुविध चिंतन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों आ जाइए प्रश्न नंबर 12 पर आइए। प्रश्न नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है उसको नोट करिएगा और पूछिएगा कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है, यानी कि मेहनत करता है, ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है। जी हाँ साथियों, देखो ध्यान से सुनिएगा। एक विद्यार्थी एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि उसका जो उत्तीर्ण मतलब पास है वो अच्छे अंक से हो सके। तो साथियों मेडिकल कॉलेज तो आप जानते होंगे, ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होता, टॉपर का ही सिलेक्शन होता है, जिसको अच्छी तैयारी होती है, अच्छे अंक आते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताएंगे। पहला ऑप्शन था व्यक्तित्व, दूसरा था अनुभाविक, तीसरा था आंतरिक और चौथा था ब्रह। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, ये विद्यार्थी जो है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, चलिएगा आ जाइए मेरे प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों प्रश्न नंबर आपको 13 पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ध्यान से नोट करिएगा कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है किस क्षेत्र के, जी पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों व्यवहार का करना किस पक्ष के क्षेत्र में आता है, ये आता है, नोट करिएगा, सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। प्रश्न नंबर जो आपका 13 है, इस प्रश्न का राइट आंसर जो आएगा मित्रों वो आपका आएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में। ठीक है, जी हाँ साथियों, गति को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 14 पर आइए मित्रों। प्रश्न नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नोट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आपसे पूछा गया है मित्रों, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विविध व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने और अभिभावकों को संतुष्ट करने। जी हाँ साथियों, तो प्रश्न नंबर जो आपका साथियों 14 है, इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका आएगा वो आएगा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। जी हाँ साथियों, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। तो करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। समझिएगा साथियों प्रश्न को। आ जाइए साथियों, प्रश्न नंबर जो आपका 15 है इस पर आइए। प्रश्न नंबर जो आपका 15 है साथियों, इस पर आइए कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि के सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। तो ये मेरे प्यारे मित्रों किसको करता है, तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा। वो आएगा साथियों, एक मिनट साथियों, जी इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने था। पहला था सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मनोरंजन द्वारा अधिगम, भाषा निर्देशित अधिगम, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो नोट करिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर आएगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर